तो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। क्या नाम है? तो बहुत ही आराम से शांति से समझते हैं क्योंकि कूलम्ब्स लॉ का ही पूरा बेसिस है चैप्टर। आगे पूरा इसी लॉ पर है। अब तुमको कूलम्ब्स लॉ थोड़ा सा जाना पहचाना लगेगा। 11th में ग्रेविटेशन पढ़े थे, याद है? तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? याद करो, याद करो सर। F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये ना पढ़े थे। बट यहाँ पर क्या है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वो मास था और ये चार्ज है। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो कूलम्ब्स लॉ सिमिलर है, लेकिन अंतर यह है कि ये चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स के बारे में बात करता है। और ग्रेविटेशनल जो लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का, तो वो दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स का बात करता है। दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं? या ग्रेविटेशन बोलते हैं सीधी सी। लेकिन दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हो, ज्यादा उचित रहेगा क्योंकि चार्ज रेस्ट में मोशन में हो सकता है। समझी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलोगे क्योंकि चार्ज इज एट रेस्ट। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो बड़ा अंतर है। अगर तुमको पूछे ग्रेविटेशनल फोर्स में या इलेक्ट्रिक फोर्स में सबसे बड़ा अंतर बताओ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासेस के बीच में लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। दो मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का। 11th भी बताया, अभी बताया सॉरी। और इलेक्ट्रिक फोर्स हम अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। अगर दोनों चार्ज लाइक है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो रिपल्सन। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो अट्रैक्शन। तो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है। अंतर है कि नहीं है? दो बड़े बड़े अंतर, और भी अंतर है। ओके, जैसे कि कूलम्ब्स लॉ में हम लोग जो पढ़े, ग्रेविटेशन में जो पढ़े यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स के लिए सेम होती है। बट ये के जो कूलम्ब कांस्टेंट है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। 3-4 को अंतर इसी हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है शॉर्ट में कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अंतर बताओ, तो बहुत ईजी है। क्लियर? तो हमें यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ के लिए चार्ज जो लिखे हैं, कैपिटल Q कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 लिख दिया है ना। तुम चाहो तो स्मॉल Q1 Q2 भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 है। क्या बताओ क्या है? जल्दी बोलो। प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है। समझ रहे हो? दो प्लस Q चार्ज है, प्लस प्लस चार्ज में क्या होगा? रिपल्शन। प्लस माइनस होता है अट्रैक्शन। तो चार्जेस का फोर्सेस का नेचर बताना है। फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है क्योंकि रिपल्सिव नेचर का, तो चार्ज का नेचर पता कर लेंगे। वो तो प्लस माइनस देख के ही पता चल जाएगा कि अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है। लेकिन अभी जो हम डायग्राम बना रहे हैं वो रिपल्शन के हिसाब से बना रहे हैं। Q1 Q2 दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों चार्ज के बीच की R। याद रखना 2-3 बातें हैं। कूलम्ब्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्ज इसके लिए वैलिड है। सर पॉइंट, जैसे कि 11th क्लास में पढ़े थे पॉइंट मास। क्या पढ़े थे? पॉइंट मास किसको बोलते हैं? ओके, समझो। अगर मान लो कि ट्रेन है, ट्रेन आधा किलोमीटर लंबा है और ट्रेन दरभंगा से समस्तीपुर गया, समस्तीपुर तुमको लहरियासराय गया, जो कि दरभंगा स्टेशन से लहरियासराय सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी है। कितना किलोमीटर दूरी है? तो ट्रेन का जो लेंथ है आधा किलोमीटर, वो मैटर करता है कितना हिस्सा वहां पहुंचा। बोले कितना दूरी तय किया, तो बोलोगे सर 4 किलोमीटर दूरी भी तय कर सकता है और 3.5 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है, क्योंकि ट्रेन का आधा किलोमीटर तो ट्रेन लंबा है। समझ रहे हो? तो वहां पर ट्रेन को पॉइंट मास नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यही ट्रेन को चलना हो, जाना हो कहाँ? मुंबई, 2.5 दिन लगता है। 3-3 हजार किलोमीटर चलना है। ओके, तो 3,000 किलोमीटर के आगे आधा किलोमीटर का कोई औकात नहीं है, तो वहां पे वो पॉइंट मास बोला जा सकता है। फिर तुम बहुत दूर से कोई चीज को देखते हो, बहुत छोटी दिखाई देती है, जैसे सूरज देखो कितना बड़ा है, पृथ्वी से कितना बड़ा है, लेकिन दिखाई देता है पॉइंट की तरह। तो जिस चीज को आप देख रहे हो, उस वस्तु की दूरी आपसे कितना है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो पॉइंट है कि नहीं। अगर वो दूरी बहुत 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 ज्यादा है उस बॉडी के साइज से, तो आप उसको पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो चार्जेस भी किसी बॉडी पे चार्ज तो किसी बॉडी पे ही होगा, किसी मास पे ही होगा। तो कोई बॉडी है, ये मान लो ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, उस पर चार्ज है। इनकी बीच की दूरी हमेशा सेंटर के बीच की दूरी लोगे।
दूरी हमेशा सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी, ओके। तो दूरी अगर उस बॉडी के साइज से बहुत बड़ा है, दूरी बहुत बड़ा है उस बॉडी के साइज से, तो हम लोग उस बॉडी को बोल देंगे, उस बॉडी पे जो चार्ज होगा उसको बोल देंगे पॉइंट चार्ज। क्या बोल देंगे? पॉइंट चार्ज। समझी? जिस बॉडी पे चार्ज है, तो अगर चार्ज बॉडी का साइज उसके दूरी से बहुत बहुत कम हो, यानी दूरी बहुत बहुत ज्यादा हो, तो उस केस में आप पॉइंट चार्ज बॉडी को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करोगे, यानी उसको पॉइंट चार्ज कहा जाएगा, बिंदु आवेश कहा जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, यहां नहीं लिखा हुआ है, यहां दिल में देख रही है। क्लियर हो गया? क्लियर है मैंने क्या बोला? तो पहली बात, कूलम्ब्स लॉ केवल और केवल किसके लिए लागू होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। बिकॉज वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड यू नो वेरी वेल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एट रेस्ट, याद है ना कि चार्जेस रेस्ट में होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहा है। मोशन में चला जाएगा तो डायनामिक्स में चला जाएगा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो यहाँ पे जो कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे, कूलम्ब्स लॉ की खास बात है कि चार्ज जब रेस्ट में होगा तो फॉर्मूला लगाओगे, चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन है कि चार्ज, मैंने कूलम्ब्स लॉ का जो फॉर्मूला है, आप कूलम का जो नियम है वो नियम आप लगाओगे पॉइंट चार्ज के लिए। पहला किसके लिए? एक्सटेंडेड बॉडी के लिए आप नहीं लगा पाओगे कूलम्ब्स लॉ, वहां पे वैलिड नहीं होगा। तो कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। दूसरा स्टेशनरी चार्ज के लिए लागू होगा। और जब चार्जेस की दूरी बहुत कम हो, जैसे न्यूक्लियस से भी कम दूरी हो, तो वहां पर तुम्हारा कूलम्ब्स लॉ लागू नहीं होता है। न्यूक्लियर डिस्टेंस 10 का पावर -15 मीटर होता है। कितना होता है बोलो? 10 का पावर -15 मीटर। इससे अगर कम दूरी हुआ, ओके, तो आप कूलम्ब्स लॉ को लगा नहीं पाओगे। कूलम्ब्स लॉ कम से कम दो वस्तुओं की दूरी, बीच की दूरी 10 का पावर -15 मीटर होनी चाहिए, और दूरी जहां तक चला जाता है 10 का पावर +18 मीटर तक, बहुत दूर तक, तो बहुत दूर तक लगता है कूलम्ब्स लॉ। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है ये, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो 10 का पावर -15 मीटर कम से कम दूरी होनी चाहिए दो बॉडी के बीच में, चार्ज बॉडी के बीच में, और दूरी जितना दूर चली जाए 10 का पावर 18 मीटर तक, -15 से +18, ठीक है। तो ये कूलम्ब्स लॉ का क्या है? लिमिटेशन है। क्या है? तो एग्जाम में पूछेंगे व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया है। तो कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन होता है कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर द डिस्टेंसेस 10 टू द पावर -15 मीटर से लेकर के 10 का पावर +18 मीटर, ठीक है। -15 मीटर से कम के लिए ये लॉ लागू नहीं होता है। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सर दो ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं कि दो मासेस का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होता है, फोर्स उतना ज्यादा होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मासेस, याद है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद आया कि डिस्टेंस मास बढ़ाओगे फोर्स बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो फोर्स कम होगा। तो फोर्स चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, चार्जेस के प्रोडक्ट पे, गुणनफल पे। चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा फोर्स ज्यादा, चार्ज का प्रोडक्ट कम तो फोर्स कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। वहां बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन में कि अगर दूरी को, तुम एग्जांपल लाए हुए हैं, एक्सपेरिमेंट करके समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा। दूरी को तुमने दुगुना बढ़ाया तो गारंटी है दूरी को दुगुना किया तो फोर्स घटेगा, लेकिन घटेगा तो आधा नहीं हो जाएगा, फोर्स 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर पहले 100 न्यूटन फोर्स था, अब 1/4 होकर दुगुना दूरी कर दोगे तो चौथाई होकर 25 बच जाएगा, 25 न्यूटन, आधा नहीं होगा। स्क्वायर इसलिए आया है। अरे समझ में आ रहा है? आता माजी अटकली किस अटकली? हाँ हाँ, अटकना चाहिए बेटी, ठीक है, यही है। तो अगर एक तो आज ये बात बहुत कम बार पूछा हुआ है कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो लिख दोगे कि कूलम्ब्स लॉ में दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वह लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एफ, ऐसे जितना अच्छा से लिखा वैसे लिख दोगे, बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। मैंने तो कितना दिन तुमको यहीं पर क्लियर कर दिया। चार्ज कैसा होना चाहिए? स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए, चार्ज रुका हुआ होना चाहिए, आवेश स्थिर होना चाहिए,
तब ना बोला। उसके बाद चार्जेस का नाम दे दिया Q1 Q2, स्मॉल भी लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। देखो जो चार्जेस रखी हुई हैं, ये चार्जेस रखी हुई हैं अभी फ्री स्पेस में, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मान लो कि दो मासेस है m1 m2 और इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मान लो 10 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसी मास को, दोनों यही दोनों मास को 1 मीटर की दूरी पर पानी में डाल दो। कहां डाल दो? पहले हवा में था, पानी में डाल दो, ग्रेविटेशनल फोर्स 10 न्यूटन रहेगा। आसमान में ले जाओ, हवा स्पेस में ले जाओ, अंतरिक्ष में, वहां भी 10 न्यूटन रहेगा। खाली दूरी चेंज नहीं करना है, मास चेंज करना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, समझिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर दो चार्जेस Q1 Q2 है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर, मान लो, कुछ भी दूरी कुछ भी ले सकते हो, फिक्स कर दिया, चार्जेस फिक्स है, दूरी फिक्स है, और हवा में मान लो कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स 81 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 81 न्यूटन, मान लो 81 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? बोलना पड़ेगा। दो चार्ज है, एक Q1 Q2, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है और हवा में उसको रखे हुए, तो उसको बीच में मान लो कि फोर्स लग रहा है 81 न्यूटन, मान लेते हैं। और उसी दो चार्ज को उतनी ही दूरी पे पानी में जाकर डाल दोगे तो फोर्स 1 न्यूटन हो जाएगा। सर क्यों? आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन घट के फोर्स देखो, घट गया, मीडियम में गाया जाने बाद घट गया, यानी अलग अलग मीडियम में फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स अलग अलग होता है। चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है कि किस मीडियम में चार्ज को रखा गया है, समझिए, इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो याद देखो, कूलम्ब्स लॉ में जो जी था, जी यहाँ पर था ना, जी उसको बोलते थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बट इस के को यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं बोला था। यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में सेम, ये सेम नहीं रहेगा, अलग अलग मीडियम में अलग अलग रहेगा। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट ने हमें जानकारी दे दी है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अधिक वैक्यूम में होता है, निर्वात में, जहां कुछ नहीं है, ना हवा, न गैस, न लिक्विड, न सॉलिड, समझी, मैक्सिमम लगता है। तो जैसे हवा में देखो 81 न्यूटन रखा, पानी में गया 1 न्यूटन हो गया, 81 गुना घट गया। क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटी। तो अभी जो चार्जेस को अभी मान के चल रहा है कि अभी कुछ ना बोला जाए तो समझ लेंगे चार्ज कहां रखा हुआ है? फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस किसको बोलते हैं? वैक्यूम को। और यहाँ वैक्यूम, फ्री स्पेस, हवा में भी फोर्स थोड़ा सा घटता है, तो हवा भी वही बोलेंगे, तीनों चीज हम सेम बोलेंगे, चाहे बोले एयर, चाहे बोले फ्री स्पेस, चाहे बोले वैक्यूम, तीनों सेम है। ओके, माने इन तीनों में लगभग लगभग फोर्स क्या होता है? सेम रहता है। माने कि वैसे फ्री स्पेस और वैक्यूम में ज्यादा अंतर नहीं है, एयर में तो अंतर है, लेकिन एयर में फोर्स बहुत कम घटता है। इसलिए हम लोग ज्यादातर, हमारा काम कहाँ होता है? अरे ज्यादातर हम लोग कहाँ रहते हैं? धरती पे। धरती पे क्या है? एयर है, तो एयर में काम करेंगे तो उतना ही फोर्स, तीनों में सेम। अरे समझिए, तो F इक्वल टू F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, कोई शक नहीं है। चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, के लगाएंगे, के को कहेंगे कूलम्ब कांस्टेंट। ओके, के की वैल्यू एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए होती है 9 × 10⁹ न्यूटन। तो यूनिट कैसे निकालोगे? यूनिट देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलम 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 स्क्वायर नीचे आ जाएगा। के को अकेला करोगे तो, और यहां से के को अकेला करोगे तो FR स्क्वायर बाय Q1 Q2 होगा ना, होगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम स्क्वायर, तो के की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। फिर इस के की वैल्यू दूसरे मीडियम में क्या हो जाएगा? पानी में क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, समझिए। तो कुलम कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ पर फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर, ठीक है। तो कुलम्स लॉ, अब ये सर ये समझा दीजिए पहले, आ जाओ इधर इधर, हाँ आओ ना इधर। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं कि सर क्या है। बहुत अच्छा एग्जांपल तुम्हारे सामने में सेट करके लेकर आया हूँ, ठीक है। अब मुझे ध्यान तुम्हारा यहाँ चाहिए। अगर ये ध्यान यहाँ ना रहा तो यहाँ ले आएंगे ध्यान तुम्हारा।
आ जाओ, पहले देखते हैं कि पहले बताओ दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स किस किस बात पर डिपेंड करता है। सर चार्ज पर डिपेंड करेगा, सर दूरी पे डिपेंड करेगा, उनकी दूरी पे, और किस मीडियम में आप रखे हुए हो उस मीडियम पे डिपेंड करता है। तो जस्ट रिपीट है, तो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स चार्ज पे डिपेंड करेगा, दूरी पे डिपेंड करेगा और मीडियम पे डिपेंड करेगा। अभी अगर तुम किस जो चीज के बारे में तुम देखना चाहते हो, अगर चाहते हो कि फोर्स चार्ज के साथ कैसे वेरी करता है, तो दूरी को सेम रखो और मीडियम चेंज मत करो। अगर तुम देखना चाहते हो कि सर दूरी के साथ कैसे वेरी करता है, चार्ज को चेंज मत करो और मीडियम को चेंज मत करो। अगर मीडियम के साथ चेंज देखना चाहते हो तो चार्ज को भी चेंज मत करो, दूरी को भी चेंज करो। तो जिन जिन क्वांटिटी पे कोई चीज डिपेंड करता है, तो आप किसी एक के साथ रिश्ता फर्चियाना चाहते हो तो बाकी चीजों को सेम रखो। समझे? अरे समझिए, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमको तुम दोनों से सबसे रिश्ता है, यहाँ पे सबसे जितना भी है, सब घर बार, ये लैपटॉप, ये बिल्डिंग उल्डिंग सबसे रिश्ता है, और हमको तुमसे रिश्ता फर्चियाना है कि तुम कौन हो, तब बाकी को अभी हमको साइड रखना पड़ेगा, तब रिश्ता फर्चियाएंगे। ठीक है? तुम कौन हो तो इसको साइड रखेंगे, बाकी चीज को रिश्ता फर्चियाएंगे। और फिर तुम दोनों से रिश्ता भी रिश्ता तो ही है, बट हमको फर्चियाना नहीं, फर्चियाना हमको इस घर से। ओके, तो तुम दोनों को साइड रखेंगे, ये तरीका है। समझिए? तो कोई चीज फिजिक्स साइंस में कोई क्वांटिटी किसी के साथ वेरी करता है, चेंज करता है, तो कितनी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी के साथ रिश्ता देखना चाहते हो, रिलेशनशिप देखना चाहते हो, कैसे वेरी करता है, घटता है तो बढ़ता है, कि घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है तो घटता है, कैसे वेरी करता है, तो आप बाकी चीजों को सेम रखो, चेंज मत करो। आ जाओ, अभी चार्ज पर देखना चाहते हैं, किसी के साथ देखना चाहते हैं, तो मीडियम भी चेंज नहीं करेंगे। अभी मीडियम कुछ नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि एयर है, मैंने बोल दिया ना, एयर बोलो, फ्री स्पेस बोलो या वैक्यूम बोलो। ओके, सब यहां पे सेम माना जाएगा। चार्ज के साथ वेरी करना चाह रहे हैं तो आप दूरी को सेम रखेंगे, दूरी को, मीडियम भी चेंज नहीं हो रहा है, दूरी भी चेंज नहीं हो रहा है, दूरी को फिक्स कर दिया है कि अगर दोनों चार्ज के बीच की दूरी 1 मीटर है तो 1 मीटर ही रखेंगे। अगर दोनों चार्ज के बीच की दूरी 2 मीटर है तो स्टार्टिंग में जितना रहेगा उतना ही रखेंगे। अभी मान लेते आ रहे हैं, तो आप चार्ज के साथ वेरी करेंगे। मान लो कि Q1 Q2 और दोनों का प्रोडक्ट। ओके, देखो मैंने कहा क्या, मान लिया पहला केस में मान लेते कि मान लो चार्ज, पहला चार्ज 3 कूलम था, कितना था, दूसरा चार्ज 4 कूलम था, और दोनों का गुना दो प्रोडक्ट चार्ज क्या। उस टाइम पे मान लो, मैं फिर बोल रहा हूं, मान लो कि 5 न्यूटन फोर्स लग रहा था पहला केस में, कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा, नहीं पता कितना लग रहा है, लेकिन मान लेते कितना, समझाने के लिए इन्हें कि सर रटिए लोगे, सर जब चार्ज 3 रहेगा ना, जब 4 रहेगा ना तो फोर्स 5 लगेगा, सर सिखा दिए। और ये एक एग्जाम्पल है, फॉल्स एग्जाम्पल है, बट एग्जाम्पल से तुमको मैं कोशिश कर रहा हूं कि तुमको फील करा दें कि कैसे वेरी करता है। समझे? एग्जाम में ये लिखना नहीं है, इसको खोलने के लिए तुम्हारे दिमाग का दरवाजा खोलना है ताकि बातें अंदर घुस जाए। ठीक है? तब तो मीम से मोहब्बत निकलेगा, तब मीम से मार भी पड़ता है। ठीक है? आ जाओ, समझ में आ गया? अब ये चार्ज को चेंज करेंगे, क्या करेंगे, अब तुम जवाब देना। अब मैंने कहा क्या, चार्ज में भी 2 चार्ज है, कितना चार्ज है, या तो आप किसी एक को चेंज करो या दोनों को चेंज कर दो। पहले फोर्स कितना है, पहला केस मान लिया, लेट कर लिए, मान लिया पहले फोर्स कितना है, 5 स्टार्टिंग में। अब चलो Q1 को मैंने डबल कर दिया, Q2 को चेंज नहीं किया। देखो Q1 को हमने 6 कूलम कर दिया, Q1 को डबल किया, बोलो ना, चार्ज को हमने क्या कहते, पहला चार्ज को डबल, दूसरा चार्ज को चेंज नहीं किया, तो प्रोडक्ट ना हो 6 का 24। अरे सोचो ना, कॉमन से लगाओ, जब तुमने एक चार्ज को चेंज किया, दुगुना किया, तो उसका प्रोडक्ट भी डबल हो जाएगा, दोनों को चेंज करो तो और डबल हो जाएगा। मान लो कि मैंने एक चार्ज को दुगुना किया, दूसरा को 3 गुना किया, तो 6 गुना बढ़ जाएगा। मैंने एक को चेंज कर रहा हूं मैं समझाने के लिए, तो Q1 को डबल किया, Q2 को छोड़ दिया, प्रोडक्ट डबल हो गया। जैसे प्रोडक्ट डबल हुआ, साइंटिस्ट ने ये पाया कि फोर्स डबल हो गया। फोर्स क्या हो गया, कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा, सोचो, पहले कितना था 5, अब कितना हो जाएगा। इससे पता चला कि ओ, फोर्स चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जवाब तुम देना, चार्ज 3 से अब 3 रहा, चेंज नहीं किया इसको, Q1 को चेंज नहीं किया, यहीं से मिला ना, इसे नहीं मिला ना स्टार्टिंग से। अब चार्ज को इसको 3 गुना कर दिया तो प्रोडक्ट 3 गुना हो जाएगा।
कोई एक चार्ज को चेंज नहीं किया, कोई एक चार्ज को चेंज कर दिया, पहला चार्ज को चेंज नहीं किया, दूसरा चार्ज को चेंज कर दिया, तो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया 12 36, 12 36, तो प्रोडक्ट पहले 12 था, आप कितना हो गया 36, 3 गुना हो गया, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 3 गुना, तो पहले 5 था, आप कितना हो जाएगा बता। वाह गजब कमाल, 15 हो गया, ये समझा रहे हैं। अब देखो Q1 को भी चेंज किया, Q2 को भी चेंज किया, Q1 को हमने डबल किया, Q2 को हमने ट्रिपल किया, तो प्रोडक्ट ना हो 12 6 72, यानी कि देखो 12 से 6 गुना बढ़ गया, 6 गुना बढ़ना जरूरी है क्योंकि तुमने Q1 को डबल बढ़ाया और Q2 को तुमने ट्रिपल बढ़ाया, 4 12, तो दुगुना 3 गुना 6 गुना, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा 6 गुना, पहले कितना था 5, अब कितना हो जाएगा 5 था, अब कितना हो जाएगा 30, गुड, 6 पंचे 30, 6 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से ये बात स्पष्ट हुआ, बोलो, इस एग्जाम्पल से ये बात स्पष्ट हुआ कि जो दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर के हमने समझा दिया कि वो तमीज से कंसेप्ट समझोगे तो फिर मजा आएगा। क्लियर हो गया ये? एग्जाम में ये लिखना नहीं है तुम्हारे, बस फील के लिए, फील आ जाए फिजिक्स का। हो गया इतना? अब ये तो हमने चार्ज के साथ देख लिया, अब दूरी के साथ। अब दूरी में क्या करेंगे, चार्ज को चेंज नहीं करेंगे और मीडियम तो चेंज करना ही नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, Q1 को भी फिक्स कर दिया, Q2 को भी फिक्स कर दिया, दूरी को वेरी करेंगे, दूरी को चेंज करेंगे। देखो स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि दोनों के बीच की दूरी 12 थी, 12 मीटर, दो चार्ज के बीच में दूरी 12 मीटर, मीडियम चेंज नहीं करना है, चार्ज चेंज नहीं करना है, दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 12 मीटर। जब दूरी 12 मीटर थी तो मान लेते हैं कि उस टाइम पे फोर्स 36 न्यूटन था। कितना था? मान लेते हैं 36 न्यूटन था। फिर बोलो पहला वाला क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं समझाने के लिए। अब अगला, अब जैसे साइंटिस्ट ने दूरी को डबल किया तो लैब में देखा कि दो चार्ज के बीच में दूरी को डबल किया तो अरे फोर्स घट गया, लेकिन फोर्स घट गया तो ये बात तो समझ आ गई, दूरी बढ़ने से फोर्स घटता है। लेकिन कोई लोग सोचेगा सर पहले 36 था अब 18 हो जाएगा। अगर 36 था 18 हो जाता तो बात मजा आ जाता, लेकिन 18 नहीं हुआ, 9 हो गया, चौथा एक चौथाई हो गया। कितना हो गया? स्क्वायर में घटा। ये कमाल का बात है, दूरी बढ़ाए फोर्स घटा, कोई दो राय नहीं था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन चौथाई घट गया, दुगुना, आधा नहीं घटा, चौथाई घट गया, एक चौथाई हो गया, यानी चौगुना घटा। दुगुना बढ़ाने से 1/4 हो गया स्क्वायर में। दूरी को अब आधा कर दो, दूरी को दो, दूरी अब 12 से 6 हो गया। जैसे दूरी आधा किया फोर्स बढ़ेगा, दूरी को कम किया तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन डबल नहीं हुआ, 36 में 72 नहीं हुआ, चरगुना बढ़ गया 144, चरगुना बढ़ गया, चरगुना बढ़ गया। समझ नहीं, मजाक नहीं, चरगुना स्क्वायर में। तो ये तो क्लियर है, वो दूरी बढ़ा घटाने से फोर्स बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन स्क्वायर में है। अब चलो जवाब दो। अब 12 से 36 दूरी को 3 गुना कर दिया, दूरी बढ़ाए, 12 से 36 दूरी बढ़ाए तो फोर्स घटेगा, कितना गुना बताओ, कितना होगा आंसर बताओ। घटेगा फोर्स, 36 से कम आएगा लेकिन कितना होगा बोलो, सोचो। क्यों 3 गुना ना बढ़ाया दूरी, 3 गुना बढ़ाने से 9 गुना घटेगा। भाग करो 9 से, 9 से भाग करो, भाग करो, भाग करो, भाग करो, भाग करो, भाग करो इसमें। अरे 36 में 9 से भाग करो ना, जा 36 था ना पहले, हाँ 4, कितना हो गया 4 हो गया, 9 गुना घट गया, 1/9 टाइम्स हो गया। अरे समझी? अब देखो दूरी 1/3 कर दिया, दूरी को घटा के 1/3 कर दिया तो फोर्स तो बढ़ेगा, इस बार 9 गुना बढ़ जाएगा, 36 नमा 324, इतना हो गया, लो स्क्वायर में बढ़ा।
देखो ये दूरी आर नॉट था, ये फोर्स एफ नॉट था, क्या था फोर्स, ये फोर्स एफ नॉट था, दूरी 2r नॉट हो गया, दूरी कितना हो गया बोलो, मारेंगे कम दौड़ाएंगे ज्यादा, मारेंगे कम दौड़ाएंगे ज्यादा, ठीक है। दूरी कितना हो गया बताओ, कितना हो गया दूरी, दूना हो गया, ये 0r0 मान दे दिया r नॉट, ओके। तो फोर्स कितना हो गया, फोर्स कितना हो गया, जब दूरी दुगना किया तो फोर्स एफ नॉट बाय, बोलो फोर्स एफ नॉट बाय 4 हो गया, एफ नॉट बाय 4 हो गया, सीधे 1/4 हो गया, समझाने के लिए। दूरी 12 से 6 हो गया आधा, ये आर नॉट बाय 2 हो गया, आधा किया तो फोर्स 4 गुना बढ़ गया, तो फोर्स हो गया 4 एफ नॉट, समझी। फिर दूरी 3 गुना बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 3 गुना बढ़ा, दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा, फोर्स घटेगा, और घट के कितना हो गया, एक 3 का स्क्वायर 9 ना, 9 से भाग करो, यानी कि एफ नॉट बाय 9 हो गया, तो 36 को 9 से भाग के, फिर दूरी को 1/3 कम कर दिया, 1/3 आर नॉट बाय 3, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया सोचो, फोर्स कितना हो गया, 9 गुना ना, तो 9 एफ नॉट, 9 गुना हो गया 16/124, दूरी कम किया, ये है। मैंने इस बात से ये स्पष्ट हो गया कि फोर्स डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है ही, लेकिन स्क्वायर के, है ना, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्या बोलते हैं इसको, बोलो क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या बताओ, बोलो इसका नाम क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशन लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, करता है, ग्रेविटेशन लॉ भी तो आर स्क्वायर था ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों में कॉमन यही बात है, कॉमन है, वर्ग व्युत्क्रमण का नियम, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मीडियम के साथ कैसे वेरी करेगा उसकी बात आगे करेंगे। तो आई थिंक मैं जितना भी, अब तुम क्वेश्चन तुम ऑर्डर नहीं बना सकते ऑब्जेक्टिव में, मतलब दो चार्ज के बीच में दूरी को आधा कर दिया था, फोर्स क्या होगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, दो चार्ज के बीच की दूरी को दुगुना बढ़ा दिया था, फोर्स 1/4 हो जाएगा। अगर दो चार्ज के बीच की दूरी को 3 गुना बढ़ा दिया था, फोर्स 9 गुना कर 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तो ओरली आंसर दे सकते हो, ओरली ओरली ओरली, थिंक विदाउट थिंक, समझी बेटी। तो आई थिंक कुलम्स लॉ क्या होता है अभी तक तो मैंने क्लियर कर दिया, आपका ये समझा दिया, कुलम्स लॉ यहां तक हो गया, ये मैंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन समझा दिया, ये गजब एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे लिए समझने के लिए, ये समझा दिया, मीडियम के साथ बात आगे करेंगे। अब आगे कुछ छोटी छोटी बातें करते हैं, क्या करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, क्या करते हैं, पर मोटी मोटी बात है। आ जाओ, फोर्स का फॉर्मूला पढ़े, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, बोल रही हो, फ्री स्पेस में याद है, मैंने बोला फ्री स्पेस या एयर या वैक्यूम, बात से मैं मान लेते हैं कि एक Q1 का वैल्यू भी 1 कूलम रख देते हैं, Q2 का वैल्यू भी 1 कूलम रख देते हैं, और R1 का वैल्यू 1 रख देते हैं। तो जब भी तुमको के का डिफिनेशन देना होगा, के क्या है, क्या करोगे, सबको 1 बनाना पड़ेगा, जैसे ग्रेविटेशन में किए थे, Q1 का वैल्यू 1 कूलम, Q2 का भी 1 कूलम, R का भी मीटर, दूरी भी 1 मीटर ले लो। तो अगर दो चार्ज 1-1 कूलम का है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो फोर्स जो है के बराबर हो जाएगा। तो के क्या है, कूलम कांस्टेंट क्या है, कूलम कांस्टेंट दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स है, लेकिन दोनों चार्ज का वैल्यू कितना हो, 1 कूलम हो, और उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो। लेकिन ये चेंज हो जाता है के की वैल्यू मीडियम के साथ, इसलिए ओके। एयर में इसकी वैल्यू कितनी होती है, एयर में के की वैल्यू 9 × 10⁹ मीटर। एग्जाम में पूछा हुआ है कि दो 1-1 कूलम का चार्ज 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो उस पर लगने वाला फोर्स कितना है, 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है। अब ग्रेविटेशन पढ़ते 6.67 10⁻11 न्यूटन, याद है। ग्रेविटेशन के लिए जी की वैल्यू बहुत 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 कम थी, -11 था, ये +9 है, बहुत ज्यादा है। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, समझी, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। कहते कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से मच मच स्ट्रॉन्गर है। सर फील तो करवाइए, वो आगे करवाएंगे, आगे करवाइए।
तो अगर दो एक एक कूलम का चार्ज और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स 9 × 10⁹ होता है न्यूटन। लेकिन ये बात याद रखना है कि ये तब जब एयर में हो, कुछ नहीं बोला तो एयर ही है या फ्री स्पेस है, ठीक है। के की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। के डिपेंड्स ऑन मीडियम, के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, के क्या है, कूलम कांस्टेंट है, और वो सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि सीजीएस में लोड हो कैसा सिस्टम में लोड हो। ये जो वैल्यू 9 × 10⁹ बोले हैं, ये वैल्यू 10 जो होता है के की वैल्यू वो होती है एसआई सिस्टम में। और देखो ये लिखा चलो, वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन मीडियम एज वेल एज ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। फ्री स्पेस में के की वैल्यू एसआई सिस्टम में इतना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम कांस्टेंट का ये यूनिट है। और के की वैल्यू 1 होती है सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में न्यूटन सीजीएस में डाइन होता है, मीटर को सेंटीमीटर से लिखेंगे, कूलम को सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम होता है या ईएससी होता है। तो के की वैल्यू 1 होती है सीजीएस सिस्टम में। समझिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, के की वैल्यू मीडियम पे भी डिपेंड करती है और के की वैल्यू बोलो, के की वैल्यू सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करती है। एसआई सिस्टम में के की वैल्यू इतना होता है एयर के लिए और सीजीएस सिस्टम में 1 होती है। क्लियर। और ये समझाने की बात क्या है, समझाया भाई कि जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, जैसे के की वैल्यू ना, इस के की वैल्यू को न्यूटन को 1 न्यूटन में जानते हो 10⁵ डाइन होता है, 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। कैलकुलेशन करोगे अपने आप एक डाइन आ जाएगा। तो रिलेशन हो गया, रिश्ता हो गया। ये समझाने के लिए तुमको रटना नहीं है। रही बात किसकी बताओ, इसके डायमेंशन और यूनिट की, उसको निकाल के दिखा देता हूं। चलो, कूलम कांस्टेंट का मैं यहां अलग से लिख देता हूं। फिर आई एम जंपिंग ऑन यू, फिर संभाल नहीं पाओगे। चलो, एसआई यूनिट, एसआई किसका, कूलम कांस्टेंट। मेरा आवाज खराब बना हुआ है, तुम बोलने का। एसआई यूनिट हर चीज का याद होना चाहिए, एसआई यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट। स्मॉल के कैपिटल क्या ही है, सुनो, ये स्मॉल के लिखना है कूलम कांस्टेंट को। कैपिटल के आगे पढ़ेंगे हम लोग इसी में, डाइलेक्ट्रिक में कांस्टेंट जो चर्चा किए थे चार्ज मेथड ऑफ चार्जिंग में। तो ये स्मॉल के है सब। बताओ क्या होगा, कैसे निकालो के का एसआई यूनिट क्या होगा बताओ। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, बताओ क्या पढ़े हो, के Q1 Q2 बाय, यहां से के को अकेला करो, के को अकेला करो। फॉर्मूला याद है, यूनिट याद रहेगा, डायमेंशन याद रहेगा। बताओ के को अकेला करो, F(r²) Q1 Q2 बोल रही हो, ये फॉर्मूला है। तो यूनिट बताओ, यूनिट बताओ क्या होगा, बताओ। न्यूटन मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर होता है, कूलम 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 स्क्वायर। ऐसे लिख ऐसे, या ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, कूलम मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो गया, ये यहां से लिख लिया। डायमेंशन भी देख लो, डायमेंशन और यूनिट पता चलेगा तो डायमेंशन तो निकाल ही दोगे। डायमेंशन के इज, समझो तो डायमेंशन बताओ कैसे लिखोगे। फोर्स का ml², चलिए mlt-2। 3-4 चीज का डायमेंशन पता होना चाहिए सारे बच्चों को। फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का होता है m, एक्सेलरेशन होता है तुमको पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर का लेंथ हो गया, सेकंड का जानते हो, तो mlt-2। फोर्स का पता होना चाहिए आपको। उसके बाद एनर्जी का पता होना चाहिए या वर्क का, एनर्जी या वर्क का ml² t-, हर हाल में दोनों का पता होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए बेसिक है, ज्ञान की बात, जी के भी, ठीक है। तो ml² लिख दिया फोर्स का यहाँ पे, mlt-2 फोर्स का, और डिस्टेंस का होता है l², डिस्टेंस। और चार्ज तो जानते हो टा, बोलो ना टा, तो यहाँ पर टा लिख दो, टा टी टा -1 पावर -2 हो गया।
निकालो, चलो निकालो, निकालना सीखो, रटने वाली चीज सब नहीं है, सब बच्चा लोग रटने की कोशिश करता है, बोल रहे हैं, निकालना सीखो। एम ए जोड़ लड़की, एल एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल क्यू, और टी माइनस टू है, यहां से टी माइनस टू यहां भी आएगा तो टी माइनस फोर हो जाएगा, और यहां पे ए माइनस टू। ठीक है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट के। ठीक है, देखो ना यहाँ पे एल स्क्वायर एल क्यूब हो गया, टी माइनस टू यहाँ भी, टी माइनस टू यहाँ भी, ए माइनस टू यहाँ भी, टी माइनस टू माइनस टू माइनस चल जाएगा, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया के का। क्लियर, क्लियर। अब एक खास बात सुनो, तुमको बोलेगा कि एक कूलम को डिफाइन करो, क्वेश्चन में एक कूलम को एग्जाम में पूछा हुआ है या लिखा हुआ, एक कूलम को डिफाइन करो, एक कूलम को, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने बोला मैं तुमको क्वेश्चन के साथ साथ करवाते जाऊंगा। ये पूछा प्रीवियस ईयर का पी बाई क्यू है, पी बाई क्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन वन कूलम चार्ज। अभी बताएं कि एक एक कूलम का चार्ज अगर 1 मीटर की दूरी पे हो तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स 9 × 10⁹ न्यूटन होता है। तो ऐसे बोल दो कि अगर दो चार्जेस के बीच में, अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में लगने, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उन पे लगने वाला फोर्स अगर 9 × 10⁹ है, अगर फ्री एयर में रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तो उसको, उस चार्ज को बोलेंगे 1 कूलम चार्ज। लिखा पहले इसको दो, कोई भी चीज को डिफाइन करने का दो तरीका, एक तो लैंग्वेज में भी, एक मैथमेटिकली भी। एग्जाम में तुम खाली लैंग्वेज लिखो तो अभी नंबर मिल जाएगा, मैथमेटिकली लिखोगे तभी मिल जाएगा, और दोनों लिख दोगे तो अच्छा से मिलेगा, कटेगा नहीं, दोनों लिखो। तो फॉर्मूला क्या पढ़े हो, कूलम्स लॉ बताओ, के बोलो बोलो बोलो, Q1, मैं कभी स्मॉल लिखूंगा कभी कैपिटल लिखूंगा तो हमसे नाराज नहीं होना, हम बोल दिया अभी है। ठीक है, लिखो, चलो बोलो बोलो, बोलना रे माल, बोलने रही Q1 Q2 अगर 1 कूलम है और दूरी कितना है 1 मीटर है, एयर में रखा हुआ है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा के बराबर, के का वैल्यू जानते हो 9 × 10⁹ न्यूटन हो जाएगा, खत्म। यही है, कीमत बना के सर के की वैल्यू, के की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, तो ये फोर्स सब कट जाएगा, यूनिट सब रखो तो यूनिट के साथ, अरे यहाँ पर रखो ना के का यूनिट सब लो, रखो रखो, यकीन नहीं हो रहा ऐसे मत रखो, कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर हंस रही है, रखो के की वैल्यू बोलो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो स्क्वायर इंटू के का वैल्यू हुआ, किसका वैल्यू बताओ, और Q1 का वैल्यू बोलो 1 कूलम, Q2 का वैल्यू 1 कूलम, और डिस्टेंस बोलो करना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलो 1 मीटर स्क्वायर, अरे बोलो ना रे 1 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अब बताओ, मीटर स्क्वायर कट ही जाएगा, कूलम स्क्वायर खाली फोर्स आ गया, कितना है फोर्स बताओ, 9 × 10⁹ न्यूटन। और अब 1 कूलम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, अमाउंट ऑफ चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज, दूसरे चार्ज से 1 मीटर दूरी पे हो लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए चार्ज, इन अ वैक्यूम एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ मीटर। डेफिनेशन समझाया, तो ये इस तरह लिखना है, याद कर लेना, और कोई विकल्प इसमें ज्यादा काबिल पढ़ी नहीं करना है, याद कर लेना है, जो भी अभी से स्टार्टिंग से ही हम इसलिए क्वेश्चन से करवाते जा रहे हैं कि बाद का चक्कर नहीं रहेगा, टेस्ट जैसे चैप्टर खत्म टेस्ट लेंगे, हाँ ये सब क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, साथ ही मुकम्मल करवाते जा रहे हैं, बैठ करके याद करो डेली, आके बैठते हो तो एक दूसरे का सुना करो तो मजा आएगा। हो गया ये, एक और क्वेश्चन, कूलम्स लॉ का लिमिटेशन, बोलेगा व्हाट, ये पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ, बोल दिए थे कि तुम कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, कूलम्स लॉ स्टेशनरी चार्ज के लिए वैलिड है, और -15 से लेकर 10⁻18 मीटर तक लागू है, लिखा हुआ है, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस ओनली, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू स्टेशनरी चार्जेस ओनली, कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू अ डिस्टेंस फ्रॉम 10⁻15 मीटर से 10⁻18 मीटर तक। समझ में आया, अरे आया। आगे मीडियम की बात करेंगे, किसी बात करेंगे, मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है फोर्स। ओके, तुमको क्या करना है, तुम लोग को क्या करना है कि तुम लोग को एक क्वेश्चन और लिख के लाना है, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में अंतर, घर से
हाँ दो में अंतर। दो ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज के बीच में लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है हमेशा, और ये जो ये तुम्हारा कूलम्ब्स फोर्स जो है यानी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों नेचर का। उसके अलावा दो अंतर हो गया, कूलम्ब्स फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस वीक होता है, कैसा होता है वीक, -9 आता था उसमें, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तुमको ये इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कैसे, ओके। और पहले हम लोग को और बात सब करना है, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो है इतना एक्सप्लेनेशन के साथ हमने पूरा करवा दिया है, सारा बात यहाँ से लिखना है, स्टार्ट करना है। एक एग्जाम में अभी तक कूलम्ब्स लॉ पूछा नहीं है, अगर पूछा कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन कीजिए तो आप ये लिखोगे, ये लिखो, ये लिखोगे, इतना ही पूरा डायग्राम के साथ। अब दोनों चार्ज सेम लिया है तो इसलिए रिपल्सन दिखा दिया, बाहर में रिपल्सन दिखाते हैं, अंदर में अट्रैक्शन दिखाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, कूलम्ब्स लॉ पूछ देगा तो कि क्या है, व्हाट आर द कूलम्ब्स लॉ, लिख दो पूरा, याद कर लेना। पूछा नहीं है इसका मतलब पूछ सकता है, तो ये गलत फहमी नहीं करना। और ये एग्जाम में लिखना नहीं है, बस लिख मानिए अभी नोट करोगी समझने के लिए, लेकिन एग्जाम के लिए नहीं है सब, बस ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगर तुमको बोले एक चीज और कि ग्रेविटेशनल फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स में कॉमन बताओ, सिमिलरिटी, सिम क्या है, सेम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, और दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज समझे, बहुत दूर तक लगने वाला फोर्स है, बहुत दूर तक, बहुत बड़ी बड़ी दूरी के लिए चलो लॉन्ग रेंज फोर्स, वो हम लिखा देंगे बाद में, टॉपिक अभी आगे और पढ़ाई होगी, लेकिन तुम लोग को लिख के लाना भी, ठीक है। डिफरेंस भी लिख लोगे, सिमिलरिटी भी लिख लोगे, ये लिख लिया दो, ये सब बात हो गई है, ये समझाने के लिए बस एक्सप्लेन किया है, बाकी मेन तो यही है, ठीक है, हो गई है ये बातें, ये ऑब्जेक्टिव है, डायमेंशन, ये लिखना है क्वेश्चन, ये लिखना है।